महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। संकट खड़े करने वाला और कोई बाहरी नहीं है, बल्कि उनके शिवसेना के अपने ही हैं। वो भी शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे हैं, जिन्होंने महाआघाड़ी की सरकार में सेंध लगाने की कोशिश की है। बीजेपी पर बार बार सरकार गिराने की साजिश का ठीकरा फोड़ने वाली शिवसेना को घर के भीतर से ही झटका लगा है। इससे जुड़ी हुई अभी तक की 10 बड़ी क्या बातें हैं और क्या बड़ी हलचल है, ये आपको हम फटाफट दिखा देते हैं। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत। सूरत के होटल में शिवसेना के बागी 30 विधायक, हालांकि 29 का आंकड़ा था ये पहले, लेकिन कहा जा रहा है कि एक विधायक बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। बागी 29 विधायकों में से 5 मंत्री हैं। शिवसेना ने 9 विधायकों के अपहरण का आरोप लगा दिया है। उधर एकनाथ शिंदे की शर्त मानने के लिए शिवसेना तैयार नहीं दिख रही है। उद्धव ठाकरे की बैठक में शिवसेना के सिर्फ 18 विधायक पहुंचे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा, देवेंद्र फडणवीस आज शाम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक पर शिंदे को मनाने का जिम्मा है। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल नेता पद से हटाया गया है। सूरत के होटल में शिंदे से मिले बीजेपी विधायक संजय कुंटे, यानी जो पूरा समीकरण है वो ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी करिए और उद्धव सरकार जो है वो औंधे मुंह गिर पड़े। सूरत के होटल में शिंदे से बीजेपी के विधायक जो हैं संजय कुंटे, वो मिलने के लिए पहुंचे। तो ये 10 बड़ी बातें हमने आपको समझाई कि क्या हलचल इस समय महाराष्ट्र की सियासत में चल रही है। शिवसेना के जो विधायक हैं वो कैसे टूट रहे हैं, एकनाथ शिंदे के साथ हैं, और किस तरीके के नारेबाजी हो रही है वो तस्वीर देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये देखिए आप। तो उद्धव के किले में शिंदे की सेंध। और ये उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे विधायक दल की बैठक में जब पहुंचे हैं, 55 में से सिर्फ 18 विधायक उस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। क्या उद्धव सरकार खतरे में है, ये बड़ा सवाल। लेकिन दल बदल कानून भी आड़े आता है। अगर 2/3 से का ये आंकड़ा नहीं है टूटने वाले विधायकों का, तो वो बीजेपी की सदस्यता उन्हें नहीं मिल सकती है, नया दल नहीं बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी उलझी हुई है। और आपको याद होगा 2019 में चुनाव जीतने के बाद देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाने की कोशिश की थी। सुबह 5 बजे का वक्त भी आपको याद होगा, कैसे राजभवन पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी। लेकिन 106 विधायकों वाली बीजेपी विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाई थी। और उसके बाद विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण में एक शायरी भी कही थी, जो आज एक बार फिर चरितार्थ होती हुई दिखाई दे रही है। वो बाइट भी हम आपको सुनवाएंगे, आपको सुननी चाहिए, क्योंकि जब एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने की सुगबुगाहट तेज हो गई है तो ये लाइनें बहुत अहम हो जाती हैं। सुनिए आप इनको। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। तो महाआघाड़ी सरकार के सूत्रधार हैं शरद पवार, जो इस समय कह रहे हैं कि भाई ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है और अगर एकनाथ शिंदे नाराज हैं तो उन्हें मनाइए, ये जिम्मेदारी तो उद्धव ठाकरे की है। और इसी बड़ी खबर पर अपडेट और चर्चा के लिए हमारे साथ 4 संवाददाता मौजूद हैं। मुंबई, दिल्ली और अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं हमारे ये संवाददाता। मुंबई से जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े, अहमदाबाद से रौनक पटेल, दिल्ली से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। शरद पवार ने तो एक तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि भाई ये अंदरूनी मामला है, आप खुद संभालिए। अब उद्धव ठाकरे क्या करेंगे? विधायक दल की बैठक में तो संख्या बहुत कम थी विधायकों के पहुंचने की। जी हाँ, ये बात सही है। शरद पवार एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मामले से। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के केंद्र में भी वही नजर आते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे के खेमे से जो जानकारी मिल रही है वो यही है कि एक तरह से जब ये सरकार बनी तो जो सारे अहम मंत्रालय थे वो शरद पवार की पार्टी ने ले लिए और सत्ता का रिमोट कंट्रोल भी शरद पवार के पास में ही था। और शिवसेना के जो लोग मंत्री बने हैं उनके साथ में एक तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, उनके पर कतरे गए, उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो इस जैसी तमाम नाराजगियां थी। इसके अलावा शिवसेना के बीच अंतर्गत नाराजगी भी थी
शिंदे का ये कहना था, एकनाथ शिंदे के खेमे का, कि आदित्य ठाकरे का वर्चस्व बढ़ रहा था और उनके अधिकार कम किए जा रहे थे, तो ये भी नाराजगी का कारण माना जा रहा था। और इसी वजह से अब जो जानकारी मिल रही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये शर्त रखी जा रही है कि अब एनसीपी कांग्रेस का साथ छोड़ना चाहिए, और ऐसे में वो रीड बिटवीन द लाइंस यही कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में मिलकर सत्ता बना लेनी चाहिए। ठीक है, आप बने रहिए। और रौनक उकड़े में आपका रुख करना चाहूंगी, जैसा कि जितेंद्र दीक्षित कह रहे हैं कि भाई एकनाथ शिंदे की जो शिकायत थी वो ये कि एक तो आदित्य ठाकरे का वर्चस्व बढ़ रहा है, दूसरा जितने मलाईदार मंत्रालय हैं वो सारे के सारे एनसीपी रख कर बैठी हुई है। तो क्या आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे इन शर्तों को मानते हुए या कोई बीच का रास्ता निकालते हुए सुलह कर सकते हैं एकनाथ शिंदे से, शरद पवार को मना सकते हैं कि कुछ बड़े मंत्रालय जो है वो एकनाथ शिंदे एंड ग्रुप को दे दिए जाएं? क्या लग रहा है आपको, क्या संभावना? जी देखिए शोभना, निश्चित तौर पर सुबह जब शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जिस तरह का राजनीतिक संकट पैदा हुआ है महाराष्ट्र में, उसका हल जो है वो राजनीति में निकाला जा सकता है, बशर्ते कि शिवसेना को इसको लेकर निर्णय लेना होगा। दूसरा, जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर पर विधायकों की बैठक हुई तो इस बैठक में करीबन 18 ही विधायक जो है बैठक में पहुंचे, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन जो प्रस्ताव एकनाथ शिंदे और उनके समर्थकों की तरफ से उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सामने रखा गया है, उसको लेकर किसी भी प्रस्ताव पर शिवसेना जो है वो चर्चा या उसे मानने के मूड में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। हमें जो बैठक में जो शिवसेना के नेता मौजूद थे उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है, खुद संजय राउत ने बाहर मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया है कि शिवसेना किसी भी प्रस्ताव में बिलीव नहीं करती, शिवसेना आदेश पर काम करने वाली पार्टी, और ऐसे में अगर पार्टी के प्रमुख कोई फैसला लेते हैं तो वही हम लोग के लिए आखिरी फैसला होगा। अगर एकनाथ शिंदे को किसी भी तरह की कोई बात करनी है तो उन्हें मुंबई आकर पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से बात करनी होगी, ना कि किसी के जरिए कोई प्रस्ताव बेचकर। जी बिल्कुल ठीक है, आप बने रहिए रौनक कुकड़े। रुक करना चाहूंगी नीरज पांडे का। नीरज पांडे, आप जानते ही हैं कि जब से शिवसेना और ये महाअघाड़ी सरकार बनी है तभी से बीजेपी के ऊपर यह आरोप लग रहा था कि भाई ये तो गिरा के मानेंगे, और अब ऐसा कुछ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक दल बदल कानून भी है। अब मैं अगर संभावनाओं की बात करूं तो आपका गणित क्या कहता है? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सब अहमदाबाद जा रहे हैं, हो सकता है एकनाथ शिंदे से मुलाकात, तो गणित क्या कह रहा है? क्या उद्धव सरकार गिर सकती है? आंकड़ों में तो लग रहा है, संख्या में तो लग रहा है, लेकिन दल बदल कानून क्या कहता है? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। अभी हाल ही में हम लोगों ने एक बहुत बड़ा उदाहरण देखा मध्य प्रदेश में, जहां मध्य प्रदेश के तमाम विधायकों को एक साथ वहां से निकाला गया, बाद में अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर गई और उन विधायकों को इस्तीफा दिलाया गया, और फिर बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिंबल पे चुनाव भी लड़ाया। उसमें से कई लोग जीत कर आए, 4 लोग हार गए, ये एक अलग विषय रहा, लेकिन ज़्यादातर लोग जीतकर चुनाव वापस आ गए और भारतीय जनता पार्टी के आज वो मेंबर हैं। तो देखिए, राजनीति में संभावनाएं हर पॉलिटिकल पार्टी तलाशती है। महाराष्ट्र के मामले में भी भारतीय जनता पार्टी यही देख रही है। आज जो शिवसेना के अंदर एक बड़ी टूट हुई है और 25 से ज़्यादा विधायक इस समय गुजरात में हैं, ये शिवसेना का निश्चित रूप में अंदरूनी मामला है, और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं कोई संभावनाएं दिखती है तो उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की जाती है। तो सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की बनती दिखाई पड़ेगी महाराष्ट्र में, तो भाई कौन नहीं चाहेगा कि उनकी सरकार बने। लेकिन मैं पहले कह रहा हूँ, फिर से सुबह से यही बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में एक थर्ड प्लेयर के रूप में बाहर से देख रही है कि अंदर का तमाशा क्या हो रहा है। अंदर जब शिवसेना में इतनी बड़ी टूट हो जाएगी कि उस नंबर गेम में शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार गिरती नजर आएगी। तो चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए महाराष्ट्र विधानसभा में किस तरीके के राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, क्या है आंकड़ा और क्या बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा चाहिए, वो समझा देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में कुल 287 सीटें हैं इस समय। बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 144 का चाहिए। शिवसेना के जो 55 विधायक हैं उसमें से सिर्फ शिवसेना के साथ इस समय 26 विधायक हैं, 29 विधायक साथ छोड़ने की बात कर रहे हैं, यानी बागी हो गए हैं। एनसीपी का जो आंकड़ा है वो 53 का है। खतरे में उद्धव सरकार, कांग्रेस जो है वो 44 है।
अगर हम इन सबको जोड़ दें, यानी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को जोड़ दें, तो सरकार के साथ 123 विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 144 का है। अब खिलाफ कौन कौन खड़ा हुआ है, तो उसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी के पास अकेले 106 विधायक हैं। 29 विधायक जो हैं वो शिवसेना के बागी हैं, जो इस समय एकनाथ शिंदे के साथ सूरत जाने के कहा जा रहा है कि वहां चले गए। अन्य की अगर हम बात करें तो वो आंकड़ा 13 है। अगर अब हम इनको जोड़ दें तो सरकार के खिलाफ जो विधायकों का आंकड़ा है वो 148 है। बहुमत चाहिए 144 पर 148, यानी 4 विधायक जो हैं वो सरकार के खिलाफ ज्यादा ही हैं। तो क्या उद्धव सरकार गिर सकती है? लेकिन क्योंकि दल बदल कानून भी है, ऐसे में ये देखना होगा कि ये जो 29 शिवसेना के बागी विधायक हैं ये बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि 2/3 नहीं है ये आंकड़ा। तो क्या उद्धव सरकार गिर जाएगी या उद्धव सरकार बचेगी, यही एक बड़ा सवाल। ये पूरा का पूरा समीकरण हमने आपको दिखाया है कि खतरे में उद्धव सरकार। 133 लोग वोट करते हैं बीजेपी को, ठीक है, वो विधान परिषद चुनाव के लिए करते हैं, तो फिर आपके पास बचा क्या? तो टेक्निकली आप अल्पमत में है, लेकिन लीगली नहीं। जब तक उसकी प्रोसीजर नहीं चलती तो नहीं। क्या अविश्वास प्रस्ताव लाएगी बीजेपी सरकार? नहीं, बीजेपी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। अभी आप वेट एंड वॉच कर रहे हैं? वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आप प्रस्ताव देंगे हैंडल विथ केयर। ओके, उनकी तरफ से प्रस्ताव का इंतजार है एकनाथ शिंदे की तरफ? नहीं, नॉट नेसेसरी। ऐसा है कि जब फल पकता है तो उसको गिराने के लिए अलग प्रयत्न नहीं करने पड़ते। अब फल कच्चा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए आंकड़े को एक बार से फिर समझाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए उद्धव सरकार का जो ईसीजी है वो इस समय आपके सामने है। और महाअघाड़ी गठबंधन जो है, शिवसेना के 55 विधायक हैं, एनसीपी के 53 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 हैं, 152 शिवसेना के जो बागी हैं वो 29 हो चुके हैं। बहुमत के लिए जो आंकड़ा चाहिए वो 144 का चाहिए। अब ये पूरा ईसीजी है जो इस समय उद्धव सरकार का ईसीजी है, यानी 287 सीटें जो विधान सभा में है, उसमें से जब 144 सीटें किसी भी पार्टी के पास होंगी, चाहे गठबंधन के पास होंगी, तभी सरकार आगे बढ़ सकती है। और अगर हम महाअघाड़ी गठबंधन की इस समय की बात करें तो जो पहले गठबंधन था उसमें 55 सीटें शिवसेना के पास, एनसीपी के पास 53 और कांग्रेस के पास 44 सीटें थी। लेकिन अब ये जो 55 शिवसेना की सीटें इस ईसीजी में दिखाई दे रही हैं उसमें सिर्फ 26 बचे हैं। 29 टूट के जा चुके हैं एकनाथ शिंदे के साथ। अब एकनाथ शिंदे अगर बीजेपी से बात कर रहे हैं तो स्थिति क्या बनेगी? जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र दीक्षित, उद्धव सरकार का ईसीजी हम दिखा रहे हैं जो इस समय मुझे लग रहा है कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है अगर हार्ट के ईसीजी से इसको कंपेयर करें। लेकिन ये साफ किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से बार बार कि ये देखिए ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जैसा कि शरद पवार भी कह रहे हैं, बीजेपी का इस संकट में कोई हाथ नहीं है, हम तो वेट एंड वॉच सिचुएशन में। कितना विश्वास किया जाए इस बात पर? देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नजर आती है कि हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के साथ में मुझे लगता है कि चर्चा करने के बाद ही एकनाथ शिंदे ने ऐसा कदम उठाया है। और मैं आपको बता दूं कि बीजेपी लेकिन फिर भी अभी तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाना चाहती, ना किसी तरह का ऐलान करना चाहती है, क्योंकि एक बार हमने देखा कि 2019 में कैसे बीजेपी ने एक बार जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ले ली थी अजीत पवार के साथ और 3 दिनों बाद ही उनकी सरकार गिर गई थी। तो इस बार वैसा ना हो, इसलिए बीजेपी पुख्ता तैयारी के साथ आगे बढ़ने वाली है और इसके लिए प्लान ए, बी, सी ये सब तैयार किया जा रहा है। और पहले तो ये देखना है कि अगर एकनाथ शिंदे अगर बगावत करते हैं, अपने साथ विधायकों को लेकर निकलते हैं, तो फिर दल बदल कानून के तहत उन्हें कितने विधायकों की जरूरत पड़ेगी। जो अभी आंकड़ा मुझे मिल रहा है वो है 37 विधायकों का। तो 37 विधायक अभी एकनाथ शिंदे के पास है नहीं, उनके पास 30 विधायक हैं, 29 विधायक होटल में उनके साथ हैं, 1 विधायक जो है अस्पताल में भर्ती है। तो ऐसे में 7 और विधायकों की जरूरत पड़ेगी शिवसेना के, और फिर जो है आगे बात हो सकती है। तो पहले बीजेपी ये देख रही है कि क्या और शिवसेना के विधायक टूटकर एकनाथ शिंदे के साथ आ सकते हैं, एकनाथ शिंदे और उनके लोग क्या और विधायकों को अपने साथ ले सकते हैं, उसी के बाद अगला कदम तय होगा। बिल्कुल ठीक है, जितेंद्र दीक्षित बने रहिए। नीरज पांडे का एक बार रुख करना जरूरी है। नीरज पांडे, जब हम सुन रहे हैं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में, तो उनसे तो साफ हो रहा है चंद्रकांत पाटिल से कि भाई इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर हम गणित को कैलकुलेट करें तो सिर्फ फायदा इसमें बीजेपी का ही है। देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से हराया गया था, बहुमत का आंकड़ा साबित नहीं कर पाए थे, ईगो कहीं ना कहीं बीजेपी की हर्ट हुई थी, शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, फिर अलग हो गए। तो कुल मिलाकर फायदा तो बीजेपी का है। बीजेपी कह रही है कि नहीं, हमने नहीं तोड़ा, ये हम नहीं है इसके पीछे। कैसे समझें इसको?
देखिए फायदा उसी का है जिसकी सरकार बनेगी, नुकसान उसका है जिसकी सरकार गिरेगी। फिलहाल सरकार गिरती नजर आ रही शिवसेना की, और सरकार बनाने की जो संभावनाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर गेम सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथ में लड्डू है। अगर सरकार किसी भी तरह से डिस्टर्ब होती है तो फायदा सिर्फ और सिर्फ उसी का है। और जिस तरह से उन्होंने विधान परिषद चुनाव में अपने नंबर गेम को बढ़ाया है, 113 से सीधा 133 ले गए हैं, इससे तो पूरी संभावनाएं नजर आ रही कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बना सकती है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको मैं दे दूं शोभना, अपने दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थिति को फिलहाल संभाले रखना सबसे पहला वो तय किया है कि हमारी जो टीम है वो तय बिल्कुल बरकरार रहे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं से कोई सेंध ना लग पाए या भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कोई दिक्कत ना आने पाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया है कि सेंटर से एक नेता को भेजा जाए महाराष्ट्र, जो लोकल लीडर्स के साथ मिलकर सभी सिचुएशंस पर नजर भी बना के रखे और अपनी टीम को कंसोलिडेट करके भी रखे। तो जो मेरी जानकारी आ रही है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को नॉमिनेट किया है कि वो महाराष्ट्र जाएंगे। और बिल्कुल ठीक है, आऊंगी मैं नीरज पांडे, आऊंगी आपके पास। नीरज पांडे, जितेंद्र दीक्षित बने रहिए, क्योंकि अभी जितेंद्र दीक्षित से ये समझना बचा हुआ है कि क्या शिवसेना एकनाथ शिंदे को मना लेगी, क्या संजय राउत जो चाणक्य माने जाते हैं, क्या वो एक बार स्थिति को फिर से ठीक कर देंगे। एकनाथ शिंदे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और आज उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि भाई देखिए, आपको बयान दिखा देते हैं, हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं, बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। ये एकनाथ शिंदे का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं, और वो आगे लिखते हैं कि एकनाथ शिंदे के हम बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई बाला साहब के हम सच्चे सेवक, उनके सिखाए हुए शिष्य हैं, हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये एकनाथ शिंदे का बयान है। अब इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो 30 विधायक लेकर सूरत यानी गुजरात पहुंच चुके हैं, बीजेपी के संपर्क में है ऐसा कहा जा रहा है। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के चलते महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस पर खतरा मंडरा रहा है। शिंदे 29 विधायकों के साथ सूरत के होटल में मौजूद हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है, शिवसेना के कुल विधायकों के आधे से भी ज्यादा। लिहाजा एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदें जग गई हैं और बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये विधान परिषद में जीत का जश्न कहा जा रहा है, लेकिन आज दोपहर की इस तस्वीर को उद्धव सरकार पर छाए संकट से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, आपके पास कुछ अपडेट है? फिलहाल तो जो तस्वीरें हैं वो विधान परिषद में जो जीत हुई है उसके ढोल नगाड़ों की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी शोभना, एक बड़ा अपडेट आया है कि मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक जो कि भेजे गए थे शिवसेना की तरफ से सूरत में एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। होटल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें बाहर ही रुका दिया गया है। और कारण यह बताया गया है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है कि उन्हें अंदर छोड़ा जाए बातचीत के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि संवाद के लिए इन दोनों लोगों को भेजा गया था, लेकिन इनके बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है। ये दोनों लोग सूरत पहुंच चुके हैं, होटल के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत पुलिस उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही है। यह कारण बताते हुए कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया है कि आप लोगों को अंदर भेजा जाए। तो इस समय की बड़ी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं, और बड़ी खबर यह है कि जिन दो लोगों को एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए यानी उन्हें मनाने के लिए शिवसेना ने भेजा था, उनको एकनाथ शिंदे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पुलिस ने उनको होटल के बाहर ही रोक दिया है, और दलील ये दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि एकनाथ शिंदे ने कोई इजाजत ऐसी नहीं दी है, उन्होंने किसी से मिलने की बात नहीं की है। तो कुल मिलाकर अपडेट इस समय का यही है कि शिवसेना की जो कोशिशें हैं एकनाथ शिंदे को मनाने की, उनसे बात करने की, वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। और अगर ये 29 विधायक, ये 30 की जो संख्या है, एक विधायक जो है वो अस्पताल में भर्ती है, अगर शिवसेना के साथ नहीं है, यानी 55 में से 30 विधायक टूट गए हैं, तो फिर उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती
जाती हैं। उधर बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए भूपेंद्र यादव को भेजने की बात की है, मुंबई पहुंच सकते हैं। तो महाराष्ट्र संकट से जुड़ी हुई इस समय की जो बड़ी खबर है, ये तस्वीर भी आप देखिए, जो दूत भेजे गए थे शिवसेना की तरफ से, जो एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, मिलिंद नार्वेकर, उनको नहीं मिलने दिया गया। रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर को भेजा गया था इस समय एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए सूरत, लेकिन वहां पर होटल के बाहर पुलिस ने रोक दिया है और एकनाथ शिंदे से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। दलील यही कि एकनाथ शिंदे ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, साम दाम दंड भेद, इस समय हर राजनीतिक दल इसी नियम पर चलेगा और कुछ भी कर उद्धव सरकार अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी गिराने की करेगी। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो ये बुरी खबर है उद्धव सरकार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से फिर इस प्रयास को असफल माना जाएगा कि जो कोशिश हो रही थी कि एकनाथ शिंदे को मनाया जाए और उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन दोनों का संवाद उनके साथ नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो जाहिर तौर पर यह प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। अभी इंतजार हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी ओर से आधिकारिक तौर पर खुद शिवसेना से कोई संवाद करते हैं, शिवसेना के लिए कोई संदेश भेजते हैं, कोई बातचीत करते हैं। हो सकता है कि कुछ देर में उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ जाए, या हो सकता है कि कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे वहां पर बीजेपी के जो भी नेता उनको होस्ट कर रहे हैं या रणनीति के तहत जो भी इनको आगे करना होगा, बातचीत करने के बाद में एकनाथ शिंदे इन्हें मिलने के लिए बुला लें और उसके बाद जो भी बातचीत होगी वो संदेश ये दोनों लोग उद्धव ठाकरे को पहुंचाएंगे। शिवसेना की अगर बात करें तो शिवसेना में कुल 4 बार बगावत हो चुकी है। 2022 में सबसे ताजा बगावत, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले 2005 में राज ठाकरे ने बगावत की थी। 2003 में नारायण राणे पार्टी से अलग हुए थे। तो सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल पार्टी से अलग हुए थे। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए समझिए कि शिवसेना के लिए ये कुछ नया नहीं हो रहा है जो 2022 में हो रहा है। छगन भुजबल ने पहले ही शुरुआत कर दी थी 1991 में, उसके बाद नारायण राणे, फिर राज ठाकरे और अब एकनाथ शिंदे की बगावत। लेकिन सवाल अपनी जगह बिल्कुल लाजमी है कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाएंगे। और शिवसेना के कुछ जो सैनिक हैं वो बवाल पर उतरे हुए हैं। गणेश ठाकुर मुझे दिख रहे हैं। गणेश, जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या अपडेट इसको लेकर, क्या शिव सैनिकों की नाराजगी एकनाथ शिंदे से? गद्दारों ने गद्दारी की, उन गद्दारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए ये सभी शिव सैनिक हैं शिवसेना भवन, जो शिवसेना का हेडक्वार्टर है, पार्टी हेडक्वार्टर है, उस हेडक्वार्टर के ठीक बाहर बड़ी संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं और सभी लोग जिन्होंने पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की या काम किया, उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप घोषणाएं दे रही हैं, विरोध कर रही हैं, गुस्सा जाहिर दिखा रही हैं यहाँ पर, लेकिन जो गए वो भी शिवसैनिक तो हैं आपके। हमें कुछ बोलना नहीं है, हमको इतना ही बोलना है, जो शिव सैनिक है, जो बाला साहब के शिव सैनिक है, वो अभी शिवसेना भवन के नीचे है। ठीक है, बाकी के लोगों के बारे में हमें कुछ बोलना नहीं है। गणेश ठाकुर, मेरे पास वक्त इतना ही है। तो शिव सैनिक नाराज नजर आ रहे हैं एकनाथ शिंदे से, जो बागी हो गए हैं। 30 विधायकों को लेकर गुजरात पहुंचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।